तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 11 यानी कि वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में टोटल में 21 क्वेश्चन है, तो उन 21 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लुक एट दी एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, यानी कि यहाँ कुछ एक्टिविटी इस तरह से दिया हुआ है और इसमें हम लोगों को ये बताना है कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है सुमा इज स्विमिंग इन ए फूल पॉन्ड, यानी कि बोल रहा है कि एक पॉन्ड है उसमें सुमा तैर रही है। तो ध्यान से देखिए, इसमें सुमा जो है वो एक फोर्स लगा रही होगी और सुमा जो है डिस्प्लेस भी हो रही होगी, यानी स्विम कर रही होगी आगे के डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा होगा। क्योंकि फिजिक्स में वर्क डन तब होता है जब क्या होता है कि एक फोर्स भी लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो। तो इसमें फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो दोनों चीज हो रहा है, इसलिए इसमें वर्क डन हो रहा है। अब दूसरा है कि ये डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक, यानी कि एक डंकी है जो कि अपने ऊपर एक लोड लिए हुए है। तो ध्यान से देखिए, इसमें डंकी जो है फोर्स तो लगा रहा होगा उस लोड को ऊपर रखने के लिए, लेकिन उसमें ये जो लोड है इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो इसलिए इसमें वर्क डन नहीं हो रहा है। फिर अगला है कि विंडमिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल, यानी कि एक विंडमिल है जिससे क्या हो रहा है कि एक कुआं से पानी निकाला जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा होगा कि विंड का इस्तेमाल हो रहा होगा, यानी कि विंड जो है वो फोर्स लगा रहा होगा जिससे कि पानी जो है वो ऊपर आ रहा होगा, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है पानी का और साथ में फोर्स भी लग रहा है विंड के द्वारा, तो इसलिए इसमें भी वर्क हो रहा है। फिर अब अगला देखें तो इसमें है कि ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, तो इसमें एक ग्रीन प्लांट है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इसमें ना कोई फोर्स लग रहा है और ना ही कोई इसमें एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। फिर अगला है कि एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। अब ध्यान से देखिए, इंजन जो एक फोर्स लगा रहा होगा और उस फोर्स से क्या हो रहा होगा कि ये ट्रेन डिस्प्लेस भी हो रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। फिर अगला है कि फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। अब फूड ग्रेन्स है उसको धूप में सुखाने के लिए रख दिया है, तो इसमें कोई भी फोर्स तो नहीं लग रहा है और ना ही इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस फूड ग्रेन का, तो इसलिए इसमें भी कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। फिर अगला है कि सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी से एक सेल बोट जो है वो तैर रहा है, यानी पानी में आगे की ओर बढ़ रहा है, तो यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और विंड द्वारा जो है उसमें फोर्स भी लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी वर्क डन हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को पता करना है कि वर्क डन हो रहा है या नहीं, ये हम लोग इस तरह से पता करते हैं कि देखेंगे कि फोर्स लग रहा है कि नहीं और उससे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से ये पहला नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट ए सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन ए कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, यानी कि बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको क्या कर रहा है कि इस तरह से आगे की ओर फेंका जा रहा है और एक कर्व पाथ में, यानी कि इस तरह से एक कर्व पाथ में जाता है और फिर वापस ये नीचे आ जाता है, यानी ग्राउंड पर आ जाता है। फिर आगे बोला है कि द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये जो दोनों इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है ये बोल रहा है कि एक ही लेवल पर है, यानी कि ये इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये दोनों ही पॉइंट इसी पर है, यानी कि वो जो जितना हाइट पर था उतना ही हाइट पर वापस आ गया है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है ये बताना है। तो ध्यान से देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का ये आगे की डायरेक्शन में हो रहा होगा, यानी इस तरह से ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस और कोस थीटा होता है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, थीटा क्या होता है, जो फोर्स होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बीच का एंगल होता है, यानी ये नीचे की डायरेक्शन में फोर्स है और इधर की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर इसको हम लोग इस तरह से बढ़ा दे तो यहाँ पर हम लोगों का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और कोस 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री आ जाएगा और कोस 90 डिग्री का मान हम लोगों का 0 होता है, यानी कि ये आ जाएगा 0 और एफ और एस कितना भी रहे तो उसको 0 से गुना करने पर तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि वर्क डन हम लोगों का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जो है एक भी इसमें कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। हाँ, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, लेकिन वो इधर डायरेक्शन से कोई फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा इस पर कोई भी वर्क डन नहीं किया गया है इस ऑब्जेक्ट पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि बैटरी लाइट्स ए बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़्यादातर पूछता ही है कि हम लोगों को बताना है कि एनर्जी किससे किस में चेंज हो गया, यानी इसमें बोल रहा है कि बैटरी लाइट्स ए बल्ब, यानी एक बैटरी था उससे एक बल्ब जल गया। तो ध्यान से देखिए, उस बैटरी में कोई केमिकल होगा तो उस केमिकल एनर्जी, यानी कि उसमें केमिकल एनर्जी आ गया और उस केमिकल एनर्जी से क्या हुआ कि बल्ब जला। तो ध्यान से देखिए, बल्ब भी डायरेक्ट नहीं जलता है, उस केमिकल एनर्जी से पहले वो बल्ब में हीट
आता है, यानी कि पहले हीट एनर्जी में चेंज होता है वो केमिकल एनर्जी, और उसके बाद उससे क्या हो जाता है कि बाद में जाके लाइट आ जाता है। यानी अगर इसका हम लोगों को चेंज लिखना है, एनर्जी चेंज, तो वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम लोगों का केमिकल एनर्जी है वो चेंज हुआ किसमें, हम लोगों का हीट एनर्जी में, और फिर ये हीट एनर्जी से हम लोगों को क्या मिल गया, लाइट एनर्जी। तो ये हम लोगों का इस तरह से एनर्जी चेंज हुआ है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बोल रहा है कि कोई एक फोर्स है जिसके कारण क्या हो रहा है कि एक 20 किलो का मास, 20 किलो मास का एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यानी कि मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड था और इससे ये इस तरह से चल रहा था और इस पर एक फोर्स लगा है। अब ध्यान से देखिए, ये फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा होगा तभी जाके इसका वेलोसिटी और कम हुआ होगा। तो ये हम लोग का एक फोर्स है और इससे क्या हुआ कि यहाँ पर इसका वेलोसिटी घटकर कितना हो गया है, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी ये इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया है। अब ध्यान से देखिए, जब ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा तो उस समय तक में ये कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कर लिया होगा, यानी एस भी होगा यहाँ पर जरूर। तो यहाँ पर अब हम लोग को बोल रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, यानी इस फोर्स द्वारा कितना वर्क डन हुआ है ये हम लोग को निकालना है। अब ध्यान से देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड होता है। यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोगों का ये कहता है कि इस तरह जब भी वेलोसिटी में कुछ चेंज होता है तो उसमें जितना भी वर्क डन होता है वो उतना उसके बराबर होता है जितना इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ होगा। यानी कि हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी को ई के लिख दिए, यानी ई से एनर्जी, के से काइनेटिक, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। और ये सिंबल होता है डेल्टा का, यानी कि डेल्टा मतलब भी होता है चेंज, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो फाइनल वाला हम लोग का काइनेटिक एनर्जी होगा और जो इनिशियल वाला काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों को अगर हम लोग घटा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कि कितना चेंज आया है काइनेटिक एनर्जी में। और ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो यहाँ यानी कि सबसे पहले 1/2 m और v² है, तो यहाँ पर फाइनल वाला वेलोसिटी लेंगे यानी v ही है, तो इस तरह से v² हो जाएगा। और इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो यहाँ पर जितना काइनेटिक एनर्जी होगा, तो यहाँ पर का काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/2 m और बस यहाँ पर v की जगह u हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी इसका ये है 5 मीटर पर सेकेंड जिसको हम लोग u मान रहे हैं, तो इस तरह से u² हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना वर्क डन हुआ है। तो यानी कि ये हो जाएगा 1/2 और उसके बाद m हम लोग का कितना है, तो यहाँ पर m हम लोग को 20 kg दिया हुआ है और इंटू v², तो v हम लोग का 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, उसके बाद ये हो जाएगा 1/2 इंटू, और m हम लोग का कितना है, यहाँ पर भी 20 है इंटू, और u हम लोग का 5 है, यानी कि ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ये 10 बार में कट जाएगा, तो ये हम लोग का 2 2 जा 4 और ये 40 आ जाएगा और माइनस, और यहाँ पर भी ये 10 हो जाएगा और ये 5 5 जा 25 और 25 इंटू 10 यानी कि 250 आ जाएगा। और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हम लोग का सब्ट्रैक्ट होकर -210 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये माइनस में क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, इसलिए हम लोग का ये माइनस में आया है। लेकिन आप लोगों को पता है कि वर्क जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि इसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं देखते, और इसलिए इसमें कोई भी चिन्ह से हम लोगों को मतलब नहीं होता इसको, यानी कि हम लोग चिन्ह हटा के डायरेक्ट इस तरह से 210 जूल लिख देंगे, यानी वर्क का इस यूनिट हम लोग का जूल होता है, यानी इतना जूल हम लोगों का वर्क डन हुआ होगा यहाँ पर। तो ये इस तरह से निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि मास ऑफ 10 kg इज एट ए पॉइंट ए ऑन दी टेबल, इट इज मूव टू ए पॉइंट बी। यानी कि एक इस तरह का टेबल है और इस पे बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो जिसका मास हम लोग को 10 kg दिया हुआ है, और बोल रहा है कि ये यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और यहाँ पर ये रखा हुआ है, और इससे फिर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ बोल रहा है इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इस तरह से पॉइंट लेते हैं जो कि बी है, और बोल रहा है कि ये यहाँ से अब यहाँ आ गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ आया है, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसमें। और बोल रहा है कि अब इसमें बताना है कि व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इस पर जो है एक नीचे के डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा हर समय, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा इसमें कितना इसमें वर्क डन हुआ है ये हम लोग को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग का ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी ये इस डायरेक्शन में इस तरह से डिस्प्लेस हुआ है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, नीचे के डायरेक्शन में, यानी कि हम लोगों का वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कोस थीटा होता है, और यहाँ पर थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का। तो यहाँ पर ये फोर्स नीचे के डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इधर के डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच हम लोग का 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि यहाँ पर कोस 90 डिग्री हो जाएगा, और कोस 90 डिग्री का मान हम लोगों का कितना होता है, 0 होता है, यानी ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, यानी वर्क डन यहाँ पर जो है 0 हो रहा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली, यानी कि बोल रहा है कि एक इस तरह से ऑब्जेक्ट लेते हैं और ये हम लोग का ग्राउंड मान लेते हैं। अब ये जो है इसको बोल रहा है कि ये नीचे के डायरेक्शन में इस तरह से गिर रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जब ये कुछ हाइट पर था तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, और बोल रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जब ये नीचे के डायरेक्शन में इस तरह से गिर रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा क्योंकि हाइट जो है वो कम होते जा रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि दस दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ये जो है ये क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा है। अब ध्यान से देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोगों को क्या बोलता है कि एनर्जी जो होता है वो उसे ना ही बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों को दिख रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घटता जा रहा है। तो ये क्या वायलेट कर रहा है इस लॉ को? तो ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये कम तो हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी खत्म नहीं हो रहा है बल्कि ये चेंज हो रहा है किसमें, हम लोग का काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि जब ये नीचे गिर रहा होगा तो इसमें क्या हो रहा होगा, मोशन, और जब भी कोई मोशन में होता है ऑब्जेक्ट तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आने लगता है। यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है घट रहा है घट रहा है और साथ में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और यहाँ पर आके पोटेंशियल एनर्जी एकदम खत्म हो जाएगा यानी जीरो हो जाएगा, जबकि काइनेटिक एनर्जी सबसे एकदम मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वायलेट नहीं कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, बस यहाँ पर एनर्जी जो है एक चीज़ से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डेट ऑकर व्हेन यू आर राइडिंग ए बाईसाइकिल, यानी कि साइकिल चलाते समय एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बताना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से पूछता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि हम लोग बाईसाइकिल चला रहे हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें शुरुआत से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो हम लोग जो है कुछ खाना खाए होंगे तब जाके हम लोगों में उतना एनर्जी आया होगा कि हम लोग साइकिल चला रहे हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग जो खाना खाए वो एक तरह से केमिकल एनर्जी था, और वो केमिकल एनर्जी से हम लोगों का क्या हुआ कि हम लोगों में एनर्जी आया, और हम लोगों में जो वो एनर्जी आता है वो एक तरह से हीट एनर्जी होता है। अब वो हीट एनर्जी जो था वो क्या हुआ जब हम लोग साइकिल चलाना शुरू कर दिए। तो ये तो हम लोग चाहे तो लिख भी सकते नहीं भी। अब जब साइकिल चलाना शुरू करते तब का हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि एक पैडल मारे। अब ध्यान से देखिए ये जो हीट एनर्जी बना था हम लोगों का, इससे हम लोगों को मस्कुलर एनर्जी मिल जाता है, और ये मस्कुलर एनर्जी जब हम लोग पैडल मारे तो सबसे पहले मस्कुलर एनर्जी था, और इस मस्कुलर एनर्जी को हम लोग लगा के, यानी मस्कुलर एनर्जी और कुछ नहीं, हम सब का शरीर का ताकत हो गया। तो इस तरह से मस्कुलर एनर्जी से हम लोग पैडल पर मारे तो उससे क्या हुआ कि अब ये जो है साइकिल चलने लगा, और जब भी कोई मशीन इस तरह से चलता है तो उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो ये हम लोग का मस्कुलर एनर्जी है, और यहाँ पर फिर इससे ये मस्कुलर एनर्जी चेंज हो जाएगा हम लोग का मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये हम लोग का यहाँ पर एनर्जी चेंज होगा, यानी कि आप लोग डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम लोगों का जो मस्कुलर एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। बस इतना लिखने का जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि दस डी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश ए ह्यूज रॉक विथ ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट, यानी कि इसमें बोल रहा है कि मान लेते हैं ये एक बहुत बड़ा चट्टान है, यानी कि ह्यूज रॉक है, और इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस तरह से हम लोग खड़ी है और यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं इस पर। अब ध्यान से देखिए हम लोग इस पर बहुत फोर्स लगाए यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाए हैं। अब वो एनर्जी लगाए तो, लेकिन ये जो चट्टान था ये हिला ही नहीं, तो क्या यहाँ पर हम एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है? यानी कि हम लोग जो है मस्कुलर एनर्जी लगा रहे हैं, और वो मस्कुलर एनर्जी हम लोगों का ख़त्म तो हो रहा है, यानी कि ये तो पक्का है कि वो किसी ना किसी एनर्जी में चेंज हो रहा होगा। तो वो किस एनर्जी में चेंज हो रहा है? क्योंकि इस चट्टान में तो कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्योंकि ये चट्टान मूव नहीं हुआ है। लेकिन अब बोल रहा है कि वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग, यानी हम लोग जो मस्कुलर एनर्जी लगाए वो कहाँ गया। तो ध्यान से देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि हम लोगों का जो मस्कुलर एनर्जी था वो चेंज हो गया किस में। तो ध्यान से देखिए जब हम लोग इतना मेहनत इस तरह से कर रहे होंगे तो हम लोगों को बहुत गर्मी लग रहा होगा, पसीना चल रहा होगा, यानी कि हीट एनर्जी में चेंज हुआ है, और वो हीट एनर्जी में चेंज हुआ है, और साथ में थोड़ा मैकेनिकली थोड़ा हम लोगों का जो मस्कुलर एनर्जी था वो इस चट्टान का इनर्सिया को तोड़ने में भी लगा है। यानी कि ये पत्थर भले ही मूव नहीं हुआ है लेकिन ये थोड़ा मोड़ा इस पर मतलब इसका जो इनर्सिया था उसको तोड़ने में भी हम लोगों का जो मस्कुलर एनर्जी था वो वेस्ट हुआ है। तो इस तरह से ये हम लोगों का एनर्जी मेन रूप से किस में चेंज हो गया है? हीट एनर्जी में, क्योंकि हम लोगों को पसीना आने लगा है, और थोड़ा मोड़ा जो है इसमें लग गया है इसका इनर्सिया को तोड़ने में। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, यानी कि एक महीना में कोई एक घर है जहां पर 250 यूनिट्स एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है। अब बोल रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल, यानी कि इतना एनर्जी जो है इसको हम लोग को जूल में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखिए इसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है 250 यूनिट्स,
और ध्यान से देखिए ये जो यूनिट होता है ये क्या होता है, तो यानी इसको हम लोग 250 और यूनिट और कुछ नहीं किलोवाट आवर होता है, यानी किलोवाट आवर को ही हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। तो इतना किलोवाट आवर हो गया ये। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये किलोवाट अगर हम लोग ले तो ये किलोवाट हम लोगों का क्या दिखा रहा है, यानी यहाँ पर वाट आ रहा है, इसको देखते ही हम लोग को पता चल रहा है कि ये हम लोग का पावर है। और यहाँ पर एच यानी कि ये जो आवर है ये हम लोग को क्या दिखा रहा है, टाइम है, क्योंकि आवर में है यानी ये टाइम होगा। और ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई में है यानी कि P इंटू टी हो रहा है। और आप लोगों को पता है कि पावर जो होता है वो क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है। और ये जो वर्क होता है उसको हम लोग एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्क और एनर्जी रिलेटेड होता है एक दूसरे से। यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा पावर बराबर एनर्जी बाय टाइम। और यहाँ पर अगर हम लोग टी को इधर साइड कर देंगे तो ये P इंटू टी हो जाएगा और बराबर में E आ जाएगा। यानी कि ये हम लोग का पावर इंटू टाइम जो है वो क्या होता है, एनर्जी होता है। और हम लोग को एनर्जी फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों यूनिट मल्टीप्लाई में है तो इससे हम लोग का एनर्जी ही आएगा। लेकिन अब इस एनर्जी को कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो यानी कि इसमें हम लोगों को क्या करना है कि जूल में निकालना है। जूल जो है वो एसआई यूनिट है, यानी कि इन दोनों को भी हम लोगों को एसआई यूनिट में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले पावर देखें तो पावर का एसआई यूनिट हम लोग का क्या होता है, वाट होता है। तो यहाँ पर ये 250 इंटू और यहाँ पे 1 किलो वाट है, और 1 किलो वाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। यानी ये 1000 वाट में इसको चेंज कर दिए इंटू, और ये जो आवर है तो टाइम का हम लोग का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। अब यहाँ पर एक आवर में हम लोग का कितना सेकंड होगा, तो एक आवर में हम लोग का 60 मिनट होगा, और एक मिनट में हम लोगों का कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। यानी कि हम लोग का 60 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, तो 60 इंटू 60 सेकंड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर इस आवर को हम लोग सेकंड में चेंज कर लेंगे तो ये हम लोग का 60 इंटू 60 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से सेकंड में चेंज कर लिए। तो अब बस इन सब को गुना कर देंगे, तो इन सब को गुना करने पर हम लोग का ये 9 इंटू 10 टू दी पावर 8 आ जाएगा। यानी कि हम लोग सबको बस गुना कर दिए सारा नंबर को, और इसको इस तरह से लिख लिए, यानी ये 9 पर 8 को 0 लगा हुआ होगा, और इतना हम लोग का जूल आ जाएगा। क्योंकि हम लोग सबको एसआई यूनिट में चेंज कर लिए तो इसलिए हम लोग का जो आंसर आएगा वो एनर्जी ही आएगा। ये तो हम लोगों को यहाँ से पता चल गया था, और वो एनर्जी भी हम लोग का एसआई यूनिट में आ जाएगा जो कि हम लोग का जूल होता है। तो इस तरह से हम लोग जूल में इसको कन्वर्ट कर दिए 250 यूनिट्स को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर एबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम लोग को 40 kg दे दिया है, और बोल रहा है कि इसको ग्राउंड लेवल, ये मान लेते हैं हम लोग का ग्राउंड है, और यहाँ से बोल रहा है कि 5 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी 5 मीटर ऊपर इस तरह से इसको रखा गया है। तो ध्यान से देखिए इसमें हम लोग को बोल रहा है कि इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ध्यान से देखिए पोटेंशियल एनर्जी यानी कि EP, तो ये हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऊपर रखा हुआ होगा तो इसमें नीचे की डायरेक्शन में एक लग रहा होगा एक्सेलरेशन, जो कि एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से mgh है। तो सबसे पहले मास इसका कितना है, 40 है, इंटू, और g इस पर कितना लग रहा है, 10 लग रहा है, इंटू, और h यानी कि ये कितने हाइट पर है, तो ये 5 मीटर की हाइट पर है, यानी 5 आ जाएगा। तो इन सबको गुना करने पर ये हो जाएगा 5 4 20, और इस पर 2 को 0, यानी 2000 जूल आ जाएगा। तो इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, यानी इतना पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर है। अब बोल रहा है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, यानी कि बोल रहा है कि अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है नीचे की डायरेक्शन में इस तरह से छोड़ देते हैं, यानी अब ये नीचे आ रहा होगा। तो बोल रहा है कि फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन, यानी जब ये एकदम आधा पे पहुंच जाएगा, यानी यहाँ से ले जाके यहाँ तक ये 5 मीटर है, और बोल रहा है कि जब ये 2.5 मीटर पे होगा तब इसमें कितना काइनेटिक एनर्जी होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर जितना भी इसमें पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा होगा, क्योंकि एनर्जी जो होता है वो बस एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता है। यानी ये पोटेंशियल एनर्जी जब ये नीचे आ रहा होगा तो हाइट कम हो रहा है, यानी हाइट कम होते के साथ साथ इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा होगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा होगा काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि जितना इसमें पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही यहाँ पे आने पर इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। और ध्यान से देखिए यहाँ पर बोल रहा है आधा दूरी पर है, यानी यहाँ पे हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी भी इतना ही होगा 2000 जूल, और इसका ठीक आधा रास्ते में हम लोगों का इसका आधा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आधे रास्ते में हम लोगों का 1000 जूल इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ए ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ, यानी कि बोल रहा है कि हम लोगों का मान लेते हैं ये अर्थ है,
और बोल रहा है कि एक सैटेलाइट है जो कि इसके इस तरह से चारों ओर इस तरह से घूम रहा है। तो यहाँ पे ये सैटेलाइट हम लोग बना लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो अर्थ है ये इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह से अर्थ के सेंटर के टुवार्ड्स होता है, यानी कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में हम लोगों का क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और बोल रहा है कि ये जो है ये मूव कर रहा है, यानी ध्यान से देखिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा ये इस तरह से राउंड हो रहा है। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पर अभी ले, यानी मान लेते हैं यहाँ पर अभी रुका हुआ है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी अभी ये इस डायरेक्शन में जाएगा आगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। इसके बीच में हम लोग का कितना एंगल बन रहा है, तो ये हम लोग का 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि वर्क बराबर हम लोग का क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। और ये थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी कि ये कोस 90 डिग्री हो जाएगा, जिसका मान हम लोग का 0 होता है, यानी कि ये हम एफ एस इंटू 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा ही 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस पर कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, इस सैटेलाइट पर 0 वर्क हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी कि बोल रहा है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट है उसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अगर उस पर कोई फोर्स ना लग रहा हो, यानी एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, यानी कोई भी फोर्स ना हो तब भी क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तब भी वो डिस्प्लेसमेंट उसमें हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आप लोगों ने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो तब तक इस तरह से मोशन में रहता है, यानी कि उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से अगर मान लेते हैं मोशन में, यानी यूनिफॉर्म मोशन में इस तरह से है, तो उस पर अगर कोई फोर्स ना भी लगे तब भी ये इसी मोशन में ही रह जाएगा, यानी कि ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसमें हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए इसको रोकने के लिए। तो यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट करते रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे, तो बिना किसी फोर्स के भी ये डिस्प्लेस हो सकता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड, यानी कि एक आदमी है जो कि अपने सिर पर हे का बंडल उठाए हुए है 30 मिनट के लिए और वो थक भी जाता है। तो हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट, तो क्या उसने कोई काम किया या नहीं। तो ध्यान से देखिए, ऐसे तो रियल लाइफ में उसने काम किया है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से उसने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि वो जो है वो बस अपने सर पर उसे रखे हुए था, यानी कि वो जो बंडल था उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। भले ही वो इंसान जो है उस पर फोर्स लगा रहा था, यानी कि वो जो बंडल था वो नीचे के डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उस पर, तो उसको हम लोग ओवरकम करने के लिए हम लोग भी उस पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स लगा ही रहे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा उस बंडल में, तो इसलिए यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि यानी इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, यानी कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है और वो बोल रहा है कि रेटेड कितना है उसका, 1500 वाट है। अब यहाँ पे वाट देखते ही हम लोग को पता चल रहा है कि ये क्या है, पावर है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक हीटर का हम लोग का पावर कितना है, 1500 वाट है। और बोल रहा है कि हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, यानी कि 10 घंटे में ये कितना एनर्जी यूज करेगा ये बताना है। तो आप लोगों को पता है फॉर्मूला क्या, कि पावर जो होता है वो क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि वर्क बाय टाइम तो होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है, एनर्जी निकालना है। तो ध्यान से देखिए, जितना भी वर्क हुआ होगा इस इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा उतना ही एनर्जी भी ये यूज किया होगा, यानी वर्क और एनर्जी जो होता है वो एक तरह से रिलेटेड होता है। तो यानी कि यहाँ पे वर्क की जगह पर ये हम लोग का पावर बराबर एनर्जी बाय टाइम आ जाएगा। और यहाँ पे पावर भी हम लोगों को पता है जो कि 1500 वाट है, और बराबर एनर्जी और बटा टाइम हम लोग का कितना दिया हुआ, 10 आवर दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये आवर में है और ये हम लोग का वाट में है, तो यूनिट का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, वरना सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर हम लोग अभी देखें तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये 1500 वाट है और बड़ा इंटू ये 10 आवर है। तो हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको किलो वाट में चेंज कर देते हैं, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1.5 किलो वाट आ जाएगा, और साथ में इंटू ये 10 आवर आ जाएगा, यानी ये हम लोग का हो जाएगा। इसको फिर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, यानी 1.5 इंटू 10 15 हो जाएगा, यानी 15 किलो वाट आवर। तो इतना किलो वाट आवर जो होता है वो यूनिट भी होता है, यानी इसको हम लोग यूनिट में भी लिख सकते हैं, यानी ये 15 यूनिट्स हो जाएगा।
यानी कि इसको हम लोग या तो 15 किलोवाट आवर लिख सकते हैं, इतना एनर्जी यूज़ हो रहा है, या फिर 15 यूनिट एनर्जी यूज़ हो रहा है, या फिर इसको हम लोग सिर्फ जूल में भी चेंज कर सकते हैं। यानी जूल में कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस यहाँ पर जो वाट था इसको वाट में ही रहने देते हैं और इस आवर को बस सेकेंड में चेंज कर लेंगे। यानी ये हो जाएगा 1500 इंटू, और इस को हम लोग सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे, तो ये 10 गुने और 60 इंटू 60 कर देंगे। यानी कि सबसे पहले आवर को मिनट में चेंज किया और मिनट को सेकेंड में, तो इस तरह से ये हो गया। और इन सब को गुना करके जो हम लोग का आंसर आएगा वही हम लोगों का जूल में आंसर आ जाएगा। तो इसे आप लोग गुना करके लिख सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग इसी को किलोवाट आवर में ही लिख दीजिए या फिर यूनिट में, तो ये आसान पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंज विच ऑकर व्हेन वी ड्रॉ ए पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलो इट टू ऑसिलेट। यानी कि यहाँ पर एक पेंडुलम का बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे कॉपी पर एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर उससे समझते हैं। यानी कि ये बोल रहा है कि जब पेंडुलम बॉब को हम लोग एक तरफ ले जाते हैं और उसको फिर इस तरह से ऑसिलेशन के लिए छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या क्या एनर्जी चेंज होता है और कैसे कैसे होता है, ये हम लोग को डिस्कस करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डायग्राम से इसे समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस तरह का एक हम लोग का पेंडुलम होता है, यानी ऊपर कोई भी एक इस तरह से डंटा होगा या फिर कोई दीवार होगा, उससे हम लोग एक रस्सी इस तरह से लटका दिए और इस पर एक कोई भारी चीज़ लटका देते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर बॉब बोलते हैं। तो ये एक तरह का बॉल हो गया मान लेते हैं, जिसको हम लोग बॉब बोल दिए, तो ये हम लोग का पेंडुलम बन गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग जो है इस बॉब को किसी एक डायरेक्शन में इस तरह से उठाए, यानी कि मान लेते हैं यहाँ से बॉब को लिए और यहाँ पर इस तरह से ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पर ले गए और इस पॉइंट को हम लोग ए नाम दे दिए। यानी कि सबसे पहले इस बॉब को ऊपर के डायरेक्शन में बोल रहा है कि किसी एक साइड ले जाना है, तो एक साइड ले गए। तो ध्यान से देखिए, इसमें जब हम लोग यहाँ पर थे तो यहाँ पर मान लेते हैं कुछ इसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब जैसे जैसे इसको इस तरह से हाइट पर ले गए, तो जैसे ही हाइट बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ता है, यानी इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया होगा। अब उसके बाद इसको हम लोग छोड़ दिए, यानी जैसे ही छोड़ेंगे तो ये ध्यान से देखिए, ये स्पीड से नीचे की डायरेक्शन में गिरेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। यानी नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, जिसके कारण ये स्पीड में ऐसे आ जाएगा। तो इधर के डायरेक्शन में जब आएगा तो यानी ये मोशन करने लगेगा। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर जाते जाते किस एनर्जी में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होते जाएगा। और साथ ही हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर घटता जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है क्योंकि ये मोशन कर रहा है, और साथ ही ये हाइट कम होते जा रहा है। यानी यहाँ पर था, अब हाइट धीरे धीरे करके कम हो रहा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कम होने लगेगा। यहाँ पर ये हो रहा है, और इस तरह से आते आते जब ये यहाँ पर आ जाएगा यानी इसका मीन पोजीशन पे, तब क्या होगा कि सिर्फ इसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगा और सारा पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हाइट पे पहुंच गया, यानी इसको हम लोग 0 हाइट मान रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा जो कि अपने मैक्सिमम पे होगा। अब वापस फिर ये अभी भी इस तरह से मोशन में ही रहेगा, जिसके कारण ये और आगे इस तरह से जाने लगेगा। और जब ये इस डायरेक्शन में यहाँ जाने लगेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर इसमें वापस से हाइट बढ़ रहा है, यानी हाइट बढ़ने के साथ क्या होता है, हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा होगा। और साथ में ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है यानी कोई एनर्जी घट रहा होगा, और वो घटने वाला एनर्जी हम लोगों का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि यहाँ पर जैसे जैसे ये जा रहा होगा तो थोड़ा स्लो होते जा रहा होगा एयर रेजिस्टेंस के कारण। तो यहाँ पर रीजन में ये भी ध्यान देना है कि एयर यहाँ पर क्योंकि है, और उसके कारण इसमें एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, जिसके कारण इसका काइनेटिक एनर्जी यानी ये धीरे धीरे करके मोशन स्लो हो रहा होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इसमें घट रहा होगा। और फिर इस तरह से यहाँ पे जब चल जाएगा तो वापस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब सिर्फ इसमें क्या बचेगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर सारा काइनेटिक एनर्जी एयर रेजिस्टेंस के कारण खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का एक तरह का पेंडुलम है, जिसमें हम लोग का इस तरह से चेंज होता है एनर्जी। यानी सबसे पहले इस सबसे जब एक यहाँ पर एक पोजीशन पे ले गए तब पोटेंशियल एनर्जी है, अब जैसे ही इसको छोड़े तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जाके फुल हो गया और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो गया। फिर वापस ये इस इधर की तरफ गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा क्योंकि हाइट बढ़ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी घटते जा रहा है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जाके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगा। अब इसमें आगे क्वेश्चन में ये भी बोला है कि वाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट, यानी कि अब ये इस तरह से करते करते ये हमेशा ऐसे ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे करके स्लो होगा और एक बार ऐसा आएगा कि रुक जाएगा। तो ये रुका क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, जिसके कारण ये जाके रुक गया है, यानी कि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस के कारण ये रुका है। तो ये हम लोग को पता चल गया। फिर आगे
आगे ये भी बोला है कि व्हाट हैपेंस टू इस एनर्जी इवेंचुअली। अब यहाँ पे ये रुका है तो ये एनर्जी आखिर गया तो गया कहाँ, तो ये एनर्जी जो है ये हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये रेजिस्टेंस एयर के साथ इस तरह से फ्रिक्शन हो रहा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा गर्मी होता है, वो बहुत ही कम गर्मी होगा, इसलिए हम सबको पता नहीं चलेगा। तो ये हम लोग का एनर्जी भी पता चल गया। अब ये बोल रहा है कि इज इट ए वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि हाँ भैया हम लोगों ने देख लिया कि ये कोई भी वायलेशन नहीं है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, यानी कि जो एनर्जी था बस वो क्या हो गया है, हीट एनर्जी में चेंज हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे कोई भी वायलेशन नहीं हुआ है। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, यानी मान लेते हैं ये हम लोग का एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और ये इस तरह से मूव कर रहा है और इसका वेलोसिटी v है, यानी v वेलोसिटी से इस तरह से मूव कर रहा है। अब बोल रहा है कि हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, यानी कि अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग को रेस्ट में लाना है, यानी कि इसका जो वेलोसिटी है तो उसको हम लोग को जीरो करना है। तो इसके लिए हम लोग को कितना वर्क डन करना होगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों का वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा, यानी कि इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोगों का क्या बोलता है कि यहाँ पर वर्क डन कितना हुआ होगा, जितना इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा, यानी कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जितना काइनेटिक एनर्जी होगा वो निकाल लेंगे और यहाँ पर जितना काइनेटिक एनर्जी होगा वो निकाल लेंगे और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो हम लोग का आंसर आएगा उतना ही वर्क डन होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, यानी सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखें तो यहाँ पर भी मास तो इसका सेम ही होगा, यानी m होगा, और यहाँ पर इसका वेलोसिटी जीरो है, तो यानी कि हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों का 1/2mv² होता है। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो जीरो है, तो इस तरह से जीरो आ जाएगा, यानी कि ये टोटल हम लोग का जीरो आ जाएगा, यानी कि हम लोग का जो फाइनल हम लोग का काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो आया है, और जो इनिशियल है यानी शुरू में हम लोग का काइनेटिक एनर्जी कितना था, तो इस यहाँ पर 1/2m और यहाँ पर वेलोसिटी v ही है, तो इसलिए v² आ जाएगा, यानी ये होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो फाइनल होता है उसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं जो इनिशियल है, यानी कि ये हो जाएगा 0 - 1/2mv², यानी जो फाइनल वाला था वो हम लोग का जीरो आया और इनिशियल ये है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हम लोग का -1/2mv² आ जाएगा। तो इतना ही हम लोगों का यही आंसर है, यानी इतना ही हम लोगों को वर्क डन करना होगा इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए। यानी कि इससे हम लोग को एक और बात पता चला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को अगर रेस्ट में लाना होता है तो हम लोग को उतना ही एनर्जी लगाना पड़ता है जितना वो शुरू में इसका काइनेटिक एनर्जी है। तो ये हम लोग का इस तरह से आ गया, और यहाँ पे माइनस चिन्ह का कोई जरूरत नहीं है, इसे हम लोग चिन्ह हटा कर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी यहाँ पर सिर्फ 1/2mv² जूल होगा, यानी इतना जूल हम लोग को इस एनर्जी लगाना पड़ेगा, यानी वर्क डन करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 60 km/h, यानी कि ये पिछले जैसा क्वेश्चन 16 नंबर जो था उसी के जैसा है, बस इसमें नंबर दे दिया है। यानी कि इसमें बोल रहा है कि एक कार है जिसका मास हम लोग को दे दिया कितना 1500 kg, और बोल रहा है कि ये इस तरह से u वेलोसिटी यानी इसका जो वेलोसिटी है वो 60 km/h है, यानी 60 km/h की स्पीड से इस तरह से जा रहा है। तो इसे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी यानी u मान लेते हैं, और बोल रहा है कि ये इस तरह से जब जा रहा होगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, और उसके बाद बोल रहा है कि इसको रोकना है, यानी मान लेते हैं यहाँ पर जाके ये रुकता है, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी 0 km/h हो जाएगा। और अब बोल रहा है कि इस बीच हम लोग का कितना वर्क डन हुआ है, तो यहाँ पर भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा, जो कि हम लोग का क्या कहता है कि यहाँ पर उतना ही वर्क डन हुआ होगा जितना इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा, यानी कि यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो हम लोग का क्या होगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, यानी कि डेल्टा मतलब होता है चेंज, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ है। यानी कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ई के और उसके बाद एफ, यानी कि यहाँ पर एफ से हो गया फाइनल, यानी फाइनल वाला जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें हम लोग माइनस कर देंगे ई के आई, यानी कि इनिशियल वाला। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखें तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाला निकालना है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 1/2mv²। अब यहाँ पर जो v है वो v ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी हम लोग v माने हैं फाइनल वाला। फिर उसके बाद ये हो जाएगा -1/2 और उसके बाद m, और उसके बाद फिर यहाँ पर इनिशियल वाला लेंगे, और इनिशियल इसका वेलोसिटी कितना था u था, तो इसलिए यहाँ पर u का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग चाहे तो 1/2mv m कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा v² - u²। तो यहाँ पर फिर 1/2 और इंटू, और m हम लोग का कितना है 1500 है, तो 1500 आ जाएगा इंटू, अब v² - u² है, यानी v हम लोग का 0² है तो 0² माइनस, उसके बाद फिर u हम लोग का कितना है 60 km/h है। अब ध्यान से
से देखिए इन सब को हम लोगों को एसआई यूनिट में भी चेंज करना है, यानी इसे हम लोगों को सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 इंटू और 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये मीटर पर सेकेंड में आ जाता है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर एक ब्रैकेट इस तरह से फिर लगा देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 2 से इसको काट सकते हैं, तो 2 से काटने पर ये हो जाएगा 7 2 14 और 5 यानी 750 आ जाएगा। तो ये हो गया 750 इंटू और यहाँ पर जीरो का स्क्वायर माइनस है और उसके तो ये तो जीरो ही हो जाएगा और ये बस आ जाएगा हम लोग का माइनस और उसके बाद फिर इसका स्क्वायर है, तो यानी कि ये हम लोग का 6 5 30 300/18 और इंटू और एक और लिख लेंगे, यानी कि ये हम लोग का कैची में स्क्वायर का मतलब ही 2 बार गुना में होता है, तो ये कर लिए। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको इस पूरे को सॉल्व करने पर आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 208,333.333 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, यानी 33 पर करके इसको छोड़ देते इतना जूल। तो यानी कि यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है वो इतना जूल हुआ है। तो ये जो है ये कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं समझना है, बस आप लोग ये समझिए कि ये आखिर हुआ कैसे, यानी कि हम लोगों को निकालना था कि इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसको स्टॉप करने के लिए यानी रोकने के लिए। तो उसमें यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा और वो इन वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहा कि जो यहाँ पर वर्क डन उतना ही हुआ होगा जितना इसमें चेंज आया है काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाला है उसमें हम लोग जो इनिशियल वाला काइनेटिक एनर्जी है उसको माइनस कर दिए और उसके बाद तो बस हम आप लोगों को जितना है कैलकुलेशन करते जाना है और आंसर फिर ले आना है। तो ये हम लोग का 17 नंबर हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि हम लोगों को बताना है कि जो ये 3 केस दिया हुआ है और इन तीनों में हम लोगों से पूछा है कि किसमें वर्क डन जो हो रहा है निगेटिव हो रहा है, किसमें पॉजिटिव हो रहा है और किसमें जीरो वर्क हो रहा है। तो ध्यान से देखिए इसमें हम लोग तीनों में क्या करते हैं कि फॉर्मूला लिखते हैं, यानी वर्क बराबर क्या होता है FS cos थीटा, यानी कि यहाँ पर जो थीटा होता है वो क्या होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का हम लोगों का एंगल होता है, यानी यहाँ पे फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी एस इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग का एंगल कितना बन रहा है, यानी अगर इसे हम लोग इस तरह से पूरा जोड़ दें तो एंगल हम लोगों का 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि यहाँ पर थीटा की जगह पर 90 आ जाएगा और कोस 90 डिग्री हम लोगों का जीरो होता है और यहाँ पर यानी जीरो है तो इससे गुना करिए जीरो ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग का जीरो वर्क हो रहा है। तो ये हो गया हम लोग का जीरो वर्क वाला। फिर उसके बाद अगला केस देखते हैं। तो इसमें हम लोग का फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ध्यान से देखिए एंगल कितना बन रहा होगा, यानी कि एक इस तरह से डिस्प्लेसमेंट है और इसी पर हम लोग का फोर्स भी है, यानी अगर इससे थोड़ा ऊपर होता तब हम लोग कहते हैं कि कोई एंगल है, लेकिन यहीं पर है तो यानी एंगल 0 डिग्री हो गया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा FS और कोस 0 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह पर हम लोग का 0 आ जाएगा। तो ये हो गया कोस 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री का मान हम लोग का 1 होता है, यानी कि ये हम लोग का FS इंटू 1 है और ये पॉजिटिव 1 है क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान हम लोग का पॉजिटिव में 1 होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग का वर्क कौन सा हो रहा होगा, पॉजिटिव वर्क हो रहा होगा। फिर उसके बाद अगला देखें तो यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में है और हम लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम लोग का एंगल कितना बन रहा होगा, तो ये हम लोग का एंगल बन रहा है जो कि 180 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर यानी कि हो जाएगा FS इंटू कोस 180 डिग्री और कोस 180 डिग्री का मान हम लोगों का -1 होता है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का ये -FS आ जाएगा गुना होने पर, यानी कि यहाँ पर हम लोग का निगेटिव वर्क हो रहा होगा। तो ये हम लोग इस तरह से पता कर लिए, यानी कि इसको आप लोग डायरेक्ट इस तरह से भी याद रख सकते हैं अगर कोस थीटा करके नहीं याद रखना है तो, कि जब भी इस तरह से परपेंडिकुलर हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तब जीरो वर्क होता है और जब सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो तो पॉजिटिव वर्क होता है और जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो तब निगेटिव वर्क होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विथ हर, व्हाई। यानी कि सोनी इसमें ये कह रही है कि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है जब उसमें बहुत सारा फोर्स लग भी रहा हो तब भी, यानी कि आप लोगों को ये पता है कि F बराबर क्या होता है ma होता है, यानी कि जहाँ कहीं भी फोर्स है वहाँ पर एक्सेलरेशन जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर ये बोल रही है कि बहुत सारा फोर्स है और उसके बाद भी एक्सेलरेशन जीरो है, तो क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि मान लेते ये एक ऑब्जेक्ट है, अब इसमें इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी, और दोनों क्या हो रहा है कि दोनों इक्वल अमाउंट का है, यानी इधर भी 5 न्यूटन और इधर भी 5 न्यूटन। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक से ज़्यादा फोर्स है, यानी सेवरल फोर्सेज है जो कि इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, क्योंकि इधर और इधर करने से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इसलिए ये पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारा फोर्स है, तो अगर वो इक्वल यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो और साथ में अमाउंट में बराबर हो, यानी इधर भी जितना है और उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में भी हो, तब वहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर बाय 4 डिवाइसेज ऑफ पावर 500 वाट ईच। यानी कि इसमें बोल रहा है कि हम लोग को एनर्जी निकालना है और हम लोग को टाइम दिया हुआ है और हम लोग को पावर दे दिया है और बोल रहा है कि 4 डिवाइस है और चारों का पावर हम लोग का 500 वाट है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बस यही एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि है कि पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है। और यहाँ पर वर्क जो होता है उसको हम लोग एनर्जी भी बोल सकते हैं, यानी ये पावर बराबर एनर्जी बाय टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर हम लोगों को दे दिया है 500 वाट है और बोल रहा है कि 4 डिवाइस है, यानी कि सबसे पहले अगर देखें तो ये हम लोग का 500 वाट और इंटू 4 हो जाएगा, यानी इतना वाट हो जाएगा, यानी चारों डिवाइस का 500 500 500 हो जाएगा। तो इतना हम लोग का यहाँ पर इसका टोटल पावर मिल गया, यानी चारों डिवाइस का। और बोल रहा है कि फिर बराबर में एनर्जी आ जाएगा और बटा, और टाइम हम लोगों को बोल रहा है कि 10 आवर के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि टाइम हम लोग का 10 आवर आ जाएगा। और ये 10 आवर इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी एनर्जी हम लोग का क्या हो गया, एनर्जी बराबर ये हो जाएगा 5 4 जा 20, यानी कि ये 2000 वाट और इंटू 10 आवर। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि एनर्जी हम लोग को किलोवाट आवर में निकालना है, यानी इसको हम लोग किलोवाट में चेंज कर लेंगे और बाकी ये तो आवर में है ही। तो ये किलोवाट में आवर में, किलोवाट में कैसे चेंज होगा, 1000 से डिवाइड करके, यानी कि ये हम लोग का 2 हो जाएगा, यानी ये हो गया 2 किलोवाट इंटू 10 आवर। तो यानी कि ये हम लोग का गुना होकर 20 आ गया, यानी 20 किलोवाट पर आवर। तो ये हम लोग का 20 किलोमीटर आवर जो है ये मिल गया हम लोग का एनर्जी 4 डिवाइस द्वारा 10 घंटा में कितना यूज हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, यानी कि एक नीचे की डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरह से गिर रहा है। तो ध्यान से देखिए, जब ये नीचे गिर रहा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, जिसके कारण इसमें एक एक्सलेशन हो रहा होगा, जो कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, यानी कि जी। अब ये नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर एक्सलेशन हो रहा है, यानी कि इसमें कोई ना कोई फोर्स भी लग रहा होगा। तो अब इसमें ध्यान से देखिए, ये इस तरह से नीचे जब आ रहा था तो इसमें मोशन हो रहा है। अब मोशन होने का मतलब है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी आ रहा होगा। अब वो काइनेटिक एनर्जी जब ये ग्राउंड से इस तरह से टकराता है तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाता है, ये हम लोगों से पूछ रहा है, यानी व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ। तो ध्यान से देखिए, वो काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, तो उसमें बहुत सारा चीज़ होता है। यानी कि जब ये इस तरह से टकराया तो सबसे पहले तो यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, यानी कि जब ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब जमीन से टकराता है तो थोड़ा मोड़ा यहाँ पे हीट निकलता है, तो वो हीट एनर्जी में चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी। और कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है चेंज होता है साउंड एनर्जी में, यानी कि जब ये इस तरह से टकराता है तो हम लोगों को साउंड भी आता है, आवाज़ भी सुनाई देता है, तो इस तरह से साउंड एनर्जी में भी चेंज होता है। और फिर कुछ एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हो जाता है, यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से टकराता है तो क्या होता है कि ये ग्राउंड या तो थोड़ा नीचे जा सकता है या फिर ये बॉल जो ये ऑब्जेक्ट जो है ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, यानी कि ये इसमें हाइट में चेंज आ सकता है, दोनों में से किसी का भी। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ सकता है। तो इस तरह से यानी कि मेनली इसमें क्या हो रहा है कि वो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में चेंज हो रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी। तो इसी के साथ वर्क इन एनर्जी वाले चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन था 21 क्वेश्चन उसे मैंने बता दिया है। तो अब हम लोग इसके अगले चैप्टर में मिलेंगे। जय हिंद।